हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 29 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? फर्स्ट, local government bodies can frame their own rules under the guidelines issued by central government using this act। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट का यूज करके जो गाइडलाइंस फ्रेम करते हैं उसके बेसिस पे लोकल गवर्नमेंट अपने खुद की गाइडलाइंस फ्रेम कर सकते हैं। सेकंड, लीगल बेसिस फॉर इन्वोकेशन ऑफ दिस एक्ट लाइज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे। अब उस गाइडलाइंस के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कैन फ्रेम देयर ओन रूल्स। सो आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जैसे लॉकडाउन के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थे या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल की जो बॉडीज है, दे वर अनाउंसिंग वेरियस गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इस एक्ट को इन्वोक करने के लिए लीगल बेसिस जो है इट लाइज विद इन दी कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। इट इज इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस। दूसरी चीज है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ड्यूरिंग एनी एपिडेमिक और इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो ऐसे प्रोविजंस को यूज करके कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर इस एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं। सो लीगल बेसिस जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। सो रिसेंटली काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये अपना प्रपोजल जो है वो रखा था कि वो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। अब उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि वी हैव दिस पावर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। फिर उसके बाद ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनल ईयर की एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड करनी है तो वो यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव पावर टू ओमिट द एग्जाम और टू कैंसल द फाइनल ईयर्स एग्जाम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि बिना एग्जाम के किसी भी स्टूडेंट को पास नहीं करना है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। तो इस वजह से ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about parliamentary sessions? First, President can use his discretionary powers to summon a session of Parliament. Second, Parliament sessions should meet at least twice a year. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इन दिस केस प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। मतलब कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस नहीं करते कि आपको सेशन जो है वो समन करना चाहिए, तब तक प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है, बिकॉज वहां पे सिर्फ ये प्रोविजन है कि देयर शुड बी नो गैप फॉर मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब इनडायरेक्टली अगर देखने जाए तो इसका मीनिंग यही हुआ कि पार्लियामेंट्री सेशंस जो है वो एटलीस्ट एक साल में 2 बार मिलेंगे, बिकॉज देर आर 3 सेशंस, विंटर सेशन, देन मॉनसून सेशन एंड बजट सेशन। सो दे शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। सो आवर आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। सो पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके टेस्ट किए जाएंगे, कोविड-19 टेस्ट। सो मॉनसून सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से, इस वजह से सेशन जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेस्टेड विथ स्पेसिफिक फंक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल एक्सक्लूसिवली अंडर हिज ऑथोरिटी?
मतलब कि आज के न्यूज़पेपर में ही ये न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से कौन से फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी के अंडर होंगे? फर्स्ट, पब्लिक ऑर्डर। सेकंड, पुलिस। थर्ड, ऑल इंडिया सर्विसेज। फोर्थ, एंटी करप्शन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1 2 3 4। चारों के चारों फंक्शंस जो है दे आर वेस्टेड एक्सक्लूसिवली अंडर द अथॉरिटी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आज के न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको ये पावर्स जो है वो मिलेंगे, जिसके अंदर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन, इट विल फॉल अंडर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली, राइट। और यहाँ पे ये भी क्लियरली लिखा गया है कि द चीफ मिनिस्टर और से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव नो से इन दीज फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उस पर सीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट, the Council of Ministers will have powers to impose a new tax and to collect land revenue in the Union Territory. Second, in case of difference of opinion between Council of Ministers and Lieutenant Governor, the decision of the latter is deemed to have been accepted by the former. मतलब कि अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ फंक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो इस न्यूज आर्टिकल में देखते हैं। जैसे पर्टिकुलरली फंक्शंस ये दिए गए हैं दैट इट कैन इम्पोज अ न्यू टैक्स, इट कैन कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ऑल्सो। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको सेल या फिर लीज पे देने की अथॉरिटी भी है। देन इट कैन रिकंस्टिट्यूट द डिपार्टमेंट्स विद इन द गवर्नमेंट एंड इट कैन ड्राफ्ट एनी लेजिस्लेशन ऑल्सो। सो दीज आर दी ऑथोरिटीज और फंक्शंस गिवन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है और से एससीज, एसटीज एंड ओबीसी, तो उसके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होंगे दे विल बी प्रेजेंटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली, राइट। तो ये भी प्रोविजन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि जो सेकंड स्टेटमेंट था इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो यहाँ पे भी ये क्लियरली कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन है दैट वुड बी बाइंडिंग अपॉन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज कन्फर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब इनमें से किसके अंदर इंटरनेट एक्सेस का राइट मिला है? फर्स्ट, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एक्सेस इंटरनेट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है। एज पर आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ ह्यूमन राइट। सो अवर आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। सो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक शो जो है उसको बैन किया है। शो के अंदर ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी वर्ड जो है वो यूज हुआ था। तो अगेन हेट स्पीचेस जो है वो न्यूज़ में है एंड अगेन राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है वो भी न्यूज़ में है। अब पर्टिकुलरली जो लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, तो उसके बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे कोई चैनल है उन्होंने एक शो बनाया था और उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे थे कि उसके अंदर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ वन काइंड ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। तो इस वजह से ये हेट स्पीचेस टॉपिक जो है वो अगेन न्यूज़ में है।
Question number 6. Which of the following statement is or are correct? First, only central government can make rules for recruitment and regulation of All India Services under All India Services Act 1951. Second, All India Services are ultimately controlled by central government but immediately controlled by state government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे ओनली वर्ड दिया गया है. ये प्रोविजन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट एंड रेगुलेशन के जो रूल्स है दे आर जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसल्टेशन है इट इज कंपल्सरी एंड बाइंडिंग अपॉन दी सेंट्रल गवर्नमेंट. सो यहाँ पे ओनली वर्ड है, इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है क्योंकि अल्टीमेटली ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. लेकिन कुछ टेम्पररी फंक्शंस या फिर टेम्पररी रेगुलेशंस जो है दे आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जैसे डिसिप्लिनरी एक्शंस है, जैसे ट्रांसफर है, तो ये सब चीजें से स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. सो सेकंड जो है वो करेक्ट है, हेंस द आंसर विल बी सेकंड ओनली. सो दिल्ली के अंदर काफ़ी रीसफलिंग चल रहा है अभी ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके. आईएएस ऑफिसर जो है ही वाज आल्सो रीइंस्टेटेड इन द दिल्ली गवर्नमेंट, और दिल्ली पुलिस के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस अभी हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटी प्रोक्योर्स क्रॉप्स एट एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फ्रॉम फार्मर्स. मतलब कि इसमें से कौन सी ऑथोरिटी जो है वो फार्मर्स के पास से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्रॉप्स जो है वो प्रोक्योर करती है. फर्स्ट, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. सेकंड, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. थर्ड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फोर्थ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज दैट इज एपीएमसी. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज सी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब देखिए ये तीन ऑथोरिटी जो है तीनों का रोल है एमएसपी के अंदर. सबसे पहले ये जो सीएसीपी है इट विल रेकमेंड द एमएसपी. तो सीएसीपी का रोल क्या है कि एमएसपी क्या होनी चाहिए ये रेकमेंडेशंस भेजती है सीएसीपी. वो रेकमेंडेशंस किसको मिलेगी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को. देन द डिसीजन विल बी टेकन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो डिसीजन कौन लेता है? फिक्स कौन करता है प्राइसेस? सीसीईए. फिर उसके बाद उस प्राइसेस पे क्रॉप्स को प्रोक्योर कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई. सो यहाँ पे आपको प्रोक्योरमेंट पूछा गया है, इस वजह से आंसर होगा सी. अगर रेकमेंडेशंस पूछते तो आंसर होता ए, और अगर डिसीजन पूछते तो आंसर होता बी. सो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली जो फार्मिंग ऑर्डिनेंस को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, सो वहाँ पे एक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि इट वोंट अफेक्ट परचेज ऑफ क्रॉप्स एट एमएसपी. क्वेश्चन नंबर 8. सेंटर कैन कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. मतलब कि कौन से तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव मैटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट, प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो ओवर द बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. सेकंड, प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी ऑन बिल्स रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए देर आर सर्टेनली 3 ways on which the central government controls over legislative matters of state government. सबसे पहला ये है कि गवर्नर जो है वो किसी पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं. अब उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है उनके पास एब्सोल्यूट वीटो है, राइट. सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है बिकॉज प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर किसी स्टेट ने ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है दैट रिस्ट्रिक्ट्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट, तो इस टाइप का बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन जो है वो ज़रूरी है. तो ये भी करेक्ट है. इसके अंदर थर्ड एक प्रोविजन ये भी है कि मनी बिल
and other bills in terms of financial matters. It can be reserved by President on the recommendation of Union Council of Ministers when financial emergency is operational in the state. मतलब कि किसी स्टेट के अंदर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स को रिजर्व रखेंगे, किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर. सो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2. सो पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने जो एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस जो है वो पास किए हैं उसको अबॉलिश करने के लिए. तो इस वजह से अगेन ये सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस ऑफ सेंसस इन इंडिया? फर्स्ट, डेटा अब्यूज. सेकंड, कॉस्टली एक्सरसाइज. थर्ड, साइबर सिक्योरिटी. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी, 1, 2 and 3. तीनों चैलेंजेस जो है वो करेक्ट है. अब देखिए सेंसस के अंदर काफी सारे चैलेंजेस है. फॉर एग्जांपल डेटा अब्यूज. सेंसस का डेटा जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल लेवल पे स्टोर होता है. सो इट मे बी पॉसिबल दैट द रीजनल लेवल ऑफिसर विल मिसयूज दिस डेटा अगेंस्ट एनी टारगेटेड फैमिली. तो ये डेटा अब्यूज का कंसर्न है. और सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि पान इंडिया बेसिस पे इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है इट इज वेरी कॉस्टली इन नेचर बिकॉज इट इज अ डेसेनियल एक्सरसाइज जो एवरी 10 years कंडक्ट की जाती है. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज ये डेटा जो है उसको स्टोर किया जाता है एंड इंडिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन इज अनदर कंसर्न. सो उसका बैकअप और स्टोरेज जो है इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न. साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ चैलेंज. तो इस वजह से आंसर होगा डी, 1, 2 and 3. सो अभी 2021 की सेंसस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं. आज के न्यूज़पेपर में ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है कि जो डेसेनियल एक्सरसाइज है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन बीच में इंडिया को क्यूमुलेटिव ह्यूमन कैपिटल एंड पोटेंशियल के बारे में इंटरमीडिएट डेटा जो है वो भी प्रिपेयर करना चाहिए. Question number 10. Which of the following statement is or are correct? First, an additional GST compensation cess is levied on seen and luxury goods to compensate states' revenue shortfall. Second, seen goods are goods which are costly and can be afforded by people belonging to higher income group. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज ए, 1 only. जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर सेस को लेवी करती है. सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. कौन से गुड्स के ऊपर ये सेस लगता है? सीन एंड लग्जरी गुड्स. अब सीन गुड्स का मतलब ये होता है कि गुड्स विच आर हार्मफुल टू सोसाइटी एंड सोशल इंटरेस्ट, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट्स है, टोबैको है, तो ये सब चीजें जो है इसे कहते हैं सीन गुड्स. यहां पे जो डेफिनेशन दी गई है वो सीन गुड्स की नहीं है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ लग्जरी गुड्स. सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. आवर आंसर विल बी ए, 1 only. सो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था कि कोविड-19 पेंडेमिक इज एन एक्ट ऑफ गॉड एंड इंडिया वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो इस वजह से जीएसटी जो है उसमें ड्यू हो रहा है सभी स्टेट को जो कंपेंसेशन देना है उसमें. तो ये एक्ट ऑफ गॉड वर्ड जो है उसको लेके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं और प्री कोविड सिचुएशन में जो इंडिया की हालत थी तो क्या उसके लिए भी एक्ट ऑफ गॉड जिम्मेदार है? ऐसे क्वेश्चंस भी उठते हैं गवर्नमेंट के ऊपर. तो इस पर्टिकुलर जीएसटी ड्यूज के बारे में ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी अच्छा है, ये आपको पढ़ना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.